हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना का भी डर है, जाए हम किधर। कोरोना के दौरान खेल सरगर्मियां भी हमने देखा कि मुतासिर रही और चलती रहेगी जिंदगी में जैसा कि हम डॉक्टर साहिबान से बातचीत करते हैं, मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमें अपने और अपनों का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना वबा तो पहले से ही जारी है, इस बीच दीगर जो बीमारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं उनमें किस तरह के ख्यालात अब वो इजहार कर रहे हैं, यानी डॉक्टर साहिबान इजहार कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम मुख्तलिफ रियासतों की बात करेंगे तो मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ अमराज के नशोनुमा की खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, जिससे लोगों के सामने मसला दरपेश है कि पहले तो कोरोना से वो लड़ ही रहे हैं और दूसरा चैलेंज उनके सामने ये मुख्तलिफ बीमारियां बन रही हैं। इसीलिए हमने बातचीत करने के लिए ख़ास मेहमान को मदऊ किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना दौर में सभी की जिंदगी मुंजमिद होकर रह गई थी, सभी एक दायरे में बंद कर रह गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम तर चीजें खुल रही हैं, यानी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसीलिए चलती रहेगी जिंदगी हमने शो का नाम दिया है और चलती हुई जिंदगी इस वक्त दिखाई दे रही है। तो कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो घर में मुंजमिद हो गए, कई क्या बल्कि पूरी दुनिया के आर्टिस्ट हों या फिर हर तरह के काम से जुड़े हुए लोग हैं मुतासिर हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है और लोगों के सामने उम्मीदें भी जाग रही हैं। इसी तरीके से अगर हम स्पोर्ट्स महकमे की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स महकमे में अगर बात खिलाड़ियों की कर लें तो खिलाड़ी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को रोका नहीं था। किसी न किसी तरीके से वो फिट रहने की कोशिश कोरोना दरमियान करते रहे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब अब की अगर हम बात करेंगे, चूंकि तमाम चीज़ें खुल रही हैं, तो क्या क्रिकेट एकेडमीज भी अब SOPs को फॉलो करते हुए खुल रही हैं या नहीं, या फिर कई मकामात पर हमने देखा कि खेल कूद की सरगर्मियाँ भी बहाल हो गई हैं। तो ये बहाली किस हद तक हुई है ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज हमने एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है, जिनकी तस्वीरें हम आपको TV स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद दिखाने वाले हैं। उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बात आज किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, बात एक ऐसी खिलाड़ी की कर रहे हैं जो ना सिर्फ क्रिकेटर हैं बल्कि आप जिनकी तस्वीर इस वक्त TV स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोच हैं वुमेन क्रिकेट टीम की, जिन्हें हमने मदऊ किया है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जिंदगी के औराक उनके पलटने की कोशिश करेंगे कि वहां से यानी शुरुआत से लेकर एक कोच बनने तक का सफर उनका कैसा रहा, साथ ही कोरोना दौर में उनकी जिंदगी कैसी रही। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। रूपाली सलाथिया साहिबा जो कि कोच हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के, आपका वेलकम करते हैं। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कई सारी बातें हैं आपसे जो करनी है ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं आपसे इंस्पायर हो सके और वो जो नए खिलाड़ी हैं जो इस फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो कहाँ पर कुछ चूक रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को सिरे से बांध कर रखें। और साथ ही एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर शहनवाज कल्लू साहब जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, लिवर कैंसर के भी स्पेशलिस्ट हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपने खास शो में। आपसे भी कई सवाल पूछने की हम कोशिश करेंगे ताकि नाज़रीन ये समझ पाएं कि इस वक्त कोरोना के जो मुख्तलिफ वेरिएंट सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ जो वायरस नीपा वायरस ने भी एक अलग तरीके से लोगों को चैलेंज में मुब्तला करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सीजनल बीमारियां फूट पड़ रही हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर में इस हवाले से सोच और फिक्र करने की लोगों को जरूरत है या नहीं, ये तमाम सवालात हैं जो आपसे हम करेंगे। सबसे पहले रूपाली साहिबा आपके पास मैं आऊंगी, चूंकि कोरोना दौर में हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है बजरिए हालांकि नेट आप मुझसे जुड़ रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि एक खिलाड़ी ही नहीं, जिंदगी से जुड़े हुए हर तबके को ये कोरोना ने चोट पहुंचाया। एक खिलाड़ी के लिए कोरोना दौर कैसा रहा, आपके लिए कोरोना दौर कैसा रहा, और अब जबकि जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं, तमाम चीजें खुल रही हैं, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? शुक्रिया सबसे पहले सना जी आपका। आपने आज मुझे इस मंच पे बुलाया यहाँ पे, और मैं बताऊं सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, खिलाड़ी के लिए लॉकडाउन का टाइम जो था वो बहुत ही मतलब स्ट्रेस वाला था, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप अपनी गेम से दूर थे। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसकी गेम के साथ जुड़े रहना ही उसका स्ट्रेस
उसको स्ट्रेस फ्री रख सकता है। जी। तो एक काफी टफ टाइम था स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि आप बाहर निकल के कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे थे, और शुरू का दौर ऐसा था जब किसी को भी कुछ किसी चीज की नॉलेज नहीं थी कि किस तरफ हमारी जिंदगी जो है जा रही है, किस तरफ हमें कोरोना जो है लेके जा रहा है। धीरे धीरे जैसे ही 2 महीने निकले हमारे शुरुआत के, वो बहुत टफ थे। मेरी जिंदगी के भी आप पूछेंगे तो वो बहुत ही टफ थे। काफी मैंने आप कैसा रिलैक्स फील किया कर उस रही हैं? दौरान। क्या वो अभी खेल तो सरगर्मियां फिर से definitely, आपने शुरू कर दी? बिल्कुल, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गेम्स, दोबारा ग्राउंड में आना जो है शुरू हो चुका है। एसओपीज को फॉलो करते हुए गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एकेडमीज में बच्चे वापस आ रहे हैं। बस डेफिनेटली हमें थोड़ी एसओपीज का जो है पालन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी जो है अभी तक गई नहीं है हमारे बीच से। तो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अपना भी और जो बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं उनकी सेहत का भी ध्यान जो है रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर डेफिनेटली क्रिकेट एसोसिएशन इस हवाले से क्या कुछ कदम उठा रही है, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शहनवाज साहब, मैं आपके पास आऊं। कोरोना तो पहले से ही मुख्तलिफ वेरिएंट्स उसके सामने आ रहे हैं, उधर अभी देखने को मिल रहा है निपा वायरस ने कहर केरला में बरपा रखा है। 68 केसेस जो है सामने आए हैं, और हालांकि सबकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। दूसरे स्टेट के लोगों को नीपा वायरस सीजनल बीमारियों को लेकर किस तरह से डरना चाहिए, और बात अगर रियासती सतह की करें, यूटी सतह की करें, तो क्या आप देख रहे हैं कि कुछ तैयारियां हो रही या नहीं? अगर नहीं हो रही तो कैसी तैयारियां होनी चाहिए? जी बिल्कुल बेजा फरमाया आपने। देखिए, जिस तरह से कोरोना वायरस का पेंडेमिक पहले ही चल रहा है और लोग ऑलरेडी इससे काफ़ी मुतासिर है, और अब एक नई चीज़ आ गई जो कि पहले भी हमने देखी है, मगर पहले कंट्रोल हो गई थी, पर इस वक्त चूँकि बहुत एक सिचुएशन पहले से ही ख़राब है कोरोना वायरस की वजह से, तो नीपा वायरस का भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कुछ हद तक इस तरह से इससे मिलता जुलता है कि ये भी बैट से ऑरिजिनेट होके बाद में पिग्स जो सोर है उन तक चला गया, और उसके बाद ह्यूमंस तक आ गया, और अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के भी चांसेस है। और इसका मोड ऑफ स्प्रेड बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स छींकना या कंटेमिनेटेड फूड फ्रूट्स खाना जो बैट कंटेमिनेटेड हो। तो इसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो करीबन कोरोना वायरस जैसे ही रहेंगी, क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर है। बट अभी अच्छी बात यह है कि बहुत कम केसेस हैं और बहुत लिमिटेड एरियाज में हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी इससे काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं इस वक्त कि वो मास्क पहन रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इसका ख्याल रख रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये नहीं बढ़ेगा जिस तरह से कोरोना वायरस। जी ठीक है। रूपाली सलाथिया साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। एक खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर कैसा था आपका, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जम्मू और कश्मीर के हालात आए दिन जो हैं वो ख़राब रहते हैं, कहीं इंटरनेट बंद है, कहीं पाबंदियां लगी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान आपने एक खिलाड़ी से लेकर कोच का सफर कैसे तय किया, और ये सफर आपका कैसा रहा? अगर आप बात करेंगे मेरे, जब मैं खिलाड़ी थी उससे मैं कोच बनी, एक लंबा सफर है। कम से कम 15 साल मैंने अपना प्लेइंग करियर जो है अपनी स्टेट के लिए दिया है, और उसके बाद मैंने जो है कोचिंग में आज मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। तो ये सफर काफी लंबा था, अप्स एंड डाउन्स भी रहे काफी सारे, मगर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का कि मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी स्टेट में जैसे कि आप जानते हैं हमारी रियासत में बहुत कम पेरेंट्स जो है अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं निकल के बाहर जाने के लिए और उनको ग्राउंड पे खेलना। उनको आज भी जो है हमारी बहुत सारी बच्चियां जो हैं इसमें तकलीफ उनको फेस करनी पड़ रही है, मगर टचवुड ऊपर वाले का जो है मेरे पे करम रहा कि मेरे फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, और ये मेरे जितने भी प्लेइंग करियर से 15 साल बहुत स्मूथली, जिस जगह मैं जाना चाहती थी, जहां जाके मैं खेलना चाहती थी, प्रैक्टिस करना चाहती थी, जम्मू से कश्मीर से बाहर भी जाके मैंने क्रिकेट की कोचिंग ली, तो उसमें भी मुझे अपने पेरेंट्स का, अपने मेंटर्स जो थे मेरे, वो मेरे प्लेइंग करियर के टाइम पे उनका काफी सपोर्ट रहा मुझे, और तभी शायद मैं उस मुकाम पे पहुंच सकी क्योंकि मुझे सबका सपोर्ट था। और अगर आप बात करें मेरे कोचिंग लाइफ की, तो डेफिनेटली उसमें भी मुझे जो है मेरी एसोसिएशन ने हेल्प किया। मैंने
बीसीसीआई से लेवल 1 लेवल 2 किया। डेफिनेटली हेल्प मिली है मुझे मेरी एसोसिएशन जी। की। अच्छा, बार मेरे दफा ये parents देखा ने जाता है रूपाली साहिबा कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही करिश्मा दिखाते हैं, कारनामे करते हैं। आपने तो पीएचडी भी कर ली है, ये कैसे बैलेंस हुआ? मुझे लगता है हमारी फील्ड में जो है सबसे ज्यादा मुश्किल यही रहता है कि हम जब खेल की तरफ चले जाते हैं तो जी। हमारा सारा ध्यान जो रहता है हमारा हर वक्त हम सोचते हैं हम खेलते रहें और अच्छा एक्सेल करें। बिल्कुल, मगर क्योंकि मुझे ये भी लगता कहा है जाता है ना कि साथ दो में नाव पे सवार नहीं होया जा सकता, एक नाव पे सवार होंगे तभी मंजिल मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बोल रही हैं सना जी आप। मगर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हाँ। अगर आप अपने करियर को एज स्पोर्ट्स पर्सन देख रहे हैं तब तो ठीक है, मगर अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो आपको स्टडीज जो है साइड बाय साइड करनी पड़ेंगी। मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड लेक्चरर हैं, तो उनकी गाइडेंस मुझे रही। मैंने पढ़ाई भी साथ साथ की और मैंने अपना डॉक्टरेट जो है फिजिकल एजुकेशन में किया कंप्लीट, और मैंने इसी लाइन को पकड़ा। मैंने लाइन क्या नहीं बात छोड़ी स्पोर्ट्स की, मैंने फिजिकल एजुकेशन में ही डॉक्टरेट भी किया है। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन्स एज अ फिजिकल डायरेक्टर ऑल्सो। तो अगर क्या मेरे बात। पास ये स्टडीज बैकअप में नहीं होती मेरे स्पोर्ट्स के, तो डेफिनेटली मैं आज इस मुकाम पे नहीं होती। और अपने हो सकता है कि मैं अपने क्रिकेट को जो आज वापस दे पा रही हूँ, जो हेल्प मैं बच्चियों की कर पा रही हूँ अपनी रियासत में, वो शायद मैं नहीं कर पाती। तो बड़ा जरूरी है हम खेलें भी और हम पढ़ें भी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही रूपाली साहिबा की खेल कूद तो आपकी जिंदगी में हो सकता है कि वो सरमाया आपके लिए हो, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। खेल कूद के साथ आप पढ़ाई को कैसे, उसका तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं, ये आप पर होता है। इसको बैलेंस आपने कैसे किया ये हम आपसे समझेंगे, लेकिन ऐसा डॉक्टर शहनवाज साहब आपका मैं रुख करूँ, जैसा क्योंकि एक डॉक्टर की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी होती है कि कभी भी पढ़ाई से आप लोगों का पीछा नहीं छूटता, नए रिसर्च होते रहते हैं, नए नए स्टडीज होती रहती हैं। तो आप लोग कैसे अपनी जाती जिंदगी, प्रोफेशनल लाइफ और फिर तालीम, इसका बैलेंस कैसे करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो डॉक्टरी पेशा है, जो तिब का पेशा है, इसमें कंटिन्यूअस अपडेट्स होते रहते हैं, नई रिसर्च होती रहती है और उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वो चीज़ें पेशेंट्स को फराहम कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकल एजुकेशन में एक सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, CME के नाम से। मतलब डॉक्टर जो होते हैं उनको रिक्वायर्ड होता है कि वो सालाना इतने CMEs अटेंड करें, और हर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि CMEs ऑर्गेनाइज करते हैं जो डॉक्टर्स को उनकी नॉलेज अपडेट करने में हेल्प करती है। बट पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है पेंडेमिक के चलते, इसलिए CMEs भी जो है अब ऑनलाइन हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं उन सबको अटेंड करने की, वहाँ से नॉलेज हासिल करने की। बट ये भी ज़रूरी समझना है कि ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो हेल्थ केयर पे बर्डन है एक इतना ज़्यादा है, उसके बाद आपको नॉलेज भी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, हर दिन नई रिसर्च आ रही है, नए नए रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं, उनके साथ आपको अपडेटेड रहना है। तो ये काफ़ी चैलेंज रहता है और काफ़ी मेहनत लगती है। जी, रूपाली साहिबा आपके पास मैं आऊं। अब हमने ये बात कर ली कि चूंकि आप ने PhD कर रखी है, स्पोर्ट्स और तालीम, एजुकेशन को कैसे आपने बैलेंस किया, तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा? क्या कभी आपको ऐसा लगा, ऐसा मुकाम आया कि आपको लगा कि नहीं एक चीज़ ही संभल सकता है, दो चीज़ें तो नहीं हो सकती एक साथ? बिल्कुल ऐसा सना मुझे लगा था। वो शुरुआत का टाइम था मेरा, जब मैं बोर्ड एग्जाम्स में आई और यहाँ से मेरे नेशनल टूर्नामेंट्स थे। स्पेशली बात करूंगी 10th की और 12th की, वो मेरा पीक टाइम था जब मैं अच्छा खेल भी रही थी अपनी स्टेट के लिए, सीनियर लेवल भी खेल रही थी, जबकि मेरी उम्र जो थी वो कम थी। तो वो टाइम ऐसा था जब मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा खेल की तरफ हुआ करता था। बट वही बात है कि घर वाले जब सपोर्ट करते हैं तो आप भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली उनकी इज्जत का सवाल था कि मुझे 10th क्लास बोर्ड पास करना था, 12th मुझे पास करना था।
तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्जिन से तो नहीं, बट डेफिनेटली 60% के हिसाब से मैंने अपनी दोनों क्या क्लासेस बात जो है, है 60% भी कोई खराब थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग थर्ड डिवीजन से पास हुए होते हैं, आपको तो फर्स्ट डिवीजन मिला। मैं ये जानना बिल्कुल, चाहूंगी कि आपने अभी तक प्लेइंग करियर से लेकर अब तक कितने टूर्नामेंट खेले हैं? सना जी, अगर बात करूं, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं एक सब जूनियर प्लेयर थी, मतलब अंडर 16 आप बोल सकती हैं। तो उस समय में मैं साल में 2 टूर्नामेंट जूनियर और सब जूनियर जरूर खेलती थी। अगले ही साल मैं 3 टूर्नामेंट जो है साल के खेलने लग गई। सीनियर भी मैंने जो है 2 ही साल में मैं सीनियर टीम में भी मैंने प्रवेश कर लिया था। तो मतलब साल के हमारे नेशनल लेवल के जो हैं हमारे 3 से 4 टूर्नामेंट हम खेल लेते थे। बट आज के टाइम में फिर जैसे कि एज आपकी क्रॉस हो जाती है, आप 19 क्रॉस कर लेते हैं, फिर आप सिर्फ सीनियर विंग में रह जाते हैं। तो उसमें जिस तरीके से हम खेलते हैं, T20 टूर्नामेंट्स अलग होते हैं, हमारे वनडेज अलग होते हैं, बीच में हमारे बीसीसीआई ने डेज टूर्नामेंट भी चलाए थे जी, तो वो भी खेले। तो आप लगाए साल में कम से कम भी 3-4 टूर्नामेंट जो है आप नेशनल लेवल के आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फिर मेरा इंडिया कैंप के लिए भी सिलेक्शन हुआ 2 बार। मैंने जोन अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, जोन नॉर्थ जोन को मैंने 3 बार उस लेवल पे, जोन लेवल पे रिप्रेजेंट किया। आपके आसपास की लड़कियां, चूंकि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जम्मू में आपका घर है, आसपास के लोग इस कामयाबी के बाद क्या कहते हैं? पहले उनका रिएक्शन कैसा होता था और आज उनका रिएक्शन कैसा हुआ? क्या बहुत हद तक आप तब्दीली उनमें देख पा रही हैं? डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस हैं सना, मैं आपको बताऊं। जब मैं खेलती थी तो सब बोलते थे कि भाई ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, बस खेलने चल पड़ते हैं, खेल से क्या मिलेगा। मगर आज जहां मैं हूँ, ऊपर वाले के करम से मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोग मुझे आज भी जब कोई मैं मैसेज डालती हूँ फेसबुक, ट्विटर या फिर अपने इंस्टा पे, तो मुझे वहां से जो रिप्लाईज आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई पेरेंट ऐसा कहता है, आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी लाइक यू, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी भी जो है वो ये चीजों को एक्सेप्ट कर रही है, इन चीजों। रोल मॉडल बनना किसी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, अपने आप में फख्र महसूस होता है। और जाहिर सी बात है, आपको ही नहीं, आपके वालिदैन को भी फख्र महसूस हो रहा होगा। शहनवाज साहब, आपसे मैं कई सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। चलती रहेगी जिंदगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। 2 खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहले से ही छोटे से ब्रेक के लिए हम गए हुए थे, उसके बाद लौटे हैं। डॉक्टर शहनवाज साहब, आपके पास मैं आऊँगी। चूँकि कई रियासतें ऐसी हैं, मध्य प्रदेश और यूपी में इस वक्त वबाई बीमारी जो है, सीजनल बीमारी है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त कि ये तमाम चीज़ें दूसरी रियासतों में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर भी खतरा मंडरा रहा है? जी, जो यूपी और आसपास के इलाकों से खबरें मिल रही हैं, उससे पता चल रहा है कि डेंगू का आउटब्रेक हुआ है बेसिकली, जिसमें कई सारे बच्चे जान बाग हुए हैं। और डेंगू ऐसा मर्ज है जिसके लिए बहुत कम अद्वियात अवेलेबल है, और उसकी वजह से जो बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, और पेशेंट्स की कई बार डेथ भी हो सकती है। ये एक बहुत ही सीरियस मर्ज है। बट इसमें जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक चीज़ है कि जो जम्मू के इलाके हैं उनमें भी डेंगू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ये मच्छर पाया जाता है जो डेंगू को फैलाता है। बट कश्मीर के लोगों के लिए ये चीज़ एक है कि वहाँ पे ये वायरस वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये मच्छर नहीं पाया जाता जो इसको फैलाता है। तो जो भी आवाम है, अगर वो अपने आसपास में मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसका मतलब है वो डेंगू को कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि मच्छर ही ये चीज इंसानों तक लाता है। और मच्छरों को कंट्रोल करने का बहुत आसान तरीका है कि अपने आसपास में कोई भी स्टैग्नेंट वाटर, जमा हुआ पानी जमा ना होने दे। एसीज और जो वाटर कूलर होते हैं उनमें ऐसा पानी जमा ना होने दे, गमलों में या ऐसे टायर्स में अपने आसपास में। तो क्योंकि जो एक
पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, वही ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है मच्छर के लिए। जी। कई बार हमारे घरों में गमले होते हैं जिनको एक्सेस वाटर देते हैं, और वो भी मच्छरों को पनपने की जगह प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने आसपास के घर के आसपास ऐसा साफ कोई सफाई पानी का जमा ना एहतमाम होने दें। रखें, अगर ऐसा कुछ है तो इन बिल्कुल। तमाम चीज़ों पर ख्याल रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमें खबरें मिल रही हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है। एमपी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। इन तमाम अमराज ने कहर बर्पा कर रखा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों से ये इल्तिजा है कि आप अपना ख्याल रखें, आसपास साफ सफाई रखें। रूपाली साहिबा, मैं आपके पास आऊँ इस सवाल के साथ। कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था जैसे कि अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, चूंकि आप कोच हैं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन अब दोबारा ग्राउंड पर क्रिकेटर्स को ला पा रहा है, तो एसओपीज का कैसे ख्याल आप लोग रख पा रहे हैं? पहले तो सबसे पहला कदम ये उठाया गया कि यहाँ प्लेयर्स के लिए वैक्सीन ड्राइव लगाई गई। कोई भी एक्टिविटी शुरू होने से पहले, जैसे अभी हमारी सीजन एक्टिविटीज जो हैं शुरू हो रही हैं, उससे पहले यहाँ वैक्सीन ड्राइव हुआ, जिसमें कि जो बच्चे या जो भी जैसे हमारा स्टाफ है जिनकी वैक्सीन नहीं हुई थी, तो वो उनको मुहैया करवाई गई एसोसिएशन की तरफ से। और जो बच्चों ने ऑलरेडी कराया था, कैंप लगने से पहले उनके सर्टिफिकेट चेक हुए, जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं, और कोविड टेस्ट हुए उनके, और मतलब प्रॉपर एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। डिस्टेंस मेंटेन, ऑब्वियसली जब खेलते हैं तो हम वो उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते, बट हम जब फील्ड से बाहर हैं बच्चे, तो इन सब चीजों का उनको अलॉटेड एरियाज हैं कि कहाँ उन्हें बैठना है, पानी की बॉटल्स, टॉवल्स जैसे इक्विपमेंट है वो शेयर नहीं करना है। तो इन सब चीजों का जो है पहले से ही इनको डिटेल्स दे दी गई हैं कि हर बच्चे को इस तरीके से फॉलो करना है, ताकि बच्चे भी सेफ रह सके और जो हमारा स्टाफ है वो भी सेफ रह सके। जी। रूपाली जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आपको मालूम ही होगा जो कि 2028 में ओलंपिक खेल का हिस्सा क्रिकेट भी होगा, इस पर आप क्या सोचती हैं? बहुत अच्छा कदम है, इसको आईसीसी ने भी अप्रूवल दे दिया है, और किस तरह से देखती हैं आप इस फैसले को? मुझे ये बहुत ही अच्छा फैसला है। ओलंपिक जो हमारा आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इस साल आप देख रहे हैं हमारी इंडिया की टीम ने, डिफरेंट टीम्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली हम एक मेडल टैली में, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हम एक ग्रेड और ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि क्रिकेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमारे देश का क्रिकेट जो है वो ऑलरेडी टॉप पे है। तो हमारा जब मेडल टैली की बात आएगी तो डेफिनेटली हमारी रेटिंग जो है, इंडिया की रेटिंग जो है वो ऊपर जरूर जाएगी। तो ये हमारे लिए, मुझे लगता है हम सब देशवासियों के लिए ये सबसे खुशी की बात रहेगी। बिल्कुल। और इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात रह रही हैं? मसरूफियत यही है कि पहले तो हमारे अभी कॉलेजेस भी शुरू हो चुके हैं, पहले हम वहां पे अपना समय देते हैं जो कि अलॉटेड टाइम है हमारा। उसके बाद जो टाइम जैसा अभी हमारा इवनिंग का है, उस टाइम पे हम अपने ग्राउंड्स पे, जैसे हमारे कैंप्स चल रहे हैं, तो वहां पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको जो भी हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, जिस तरीके से भी मैं अपना टाइम जो है स्पेंड करती हूँ अपनी टीम्स के साथ। आप आखिरी सवाल शहनवाज साहब आपसे करूंगी मैं, क्योंकि लोगों में डर नहीं है और वैक्सीन हेजिटेंसी भी किसी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन कोरोना का डर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिसने भी अभी तक वैक्सीन नहीं कराया, प्लीज वैक्सीन करा लीजिए। ये आपके लिए भी बेहतर है, आपके आसपास जो लोग हैं, घर में हैं, उनके लिए भी बेहतर है। और इसके बावजूद भी हमें अभी भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क अभी हम नहीं उतार सकते, मास्क लगा के रखना है। चूंकि हम स्टूडियो में होते हैं तो यहाँ आकर मास्क हम उतार देते हैं, आप मास्क जरूर लगाएं, मास्क को ना हटाएं। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे चलती रहेगी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।